अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप देखें ज़रा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो है वो हाउ अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लुक लाइक। एक रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह का नज़र आता है। मैं ये रोटेशनल लेवल ड्रा करने लगा हूँ। आप लोग बता सकते हैं कि रोटेशनल लेवल के दरमियान जो एनर्जी गैप बढ़ता जाता है या कम होता जाता है? जी बढ़ता जाता है सर। इंक्रीज होता है। जी जी, बढ़ता जाता है। रोटेशनल लेवल के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता जाता है। ये बढ़ता हुआ जो एनर्जी गैप है वो मैं आप लोगों के सामने वो करने लगा हूँ। अच्छा, आप बता सकते हैं कि पहले और दूसरे के दरमियान यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है इन दो के दरमियान? सर सर 2B 2B। या इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप है 2b। इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप कितना है? सर 2B है। सर 2B। ये 2b है, ये सेम है। ये भी 2b है, ये भी 2b है। सर ये 4B ये 2b है, ये ऐसे 4b तो 4B है। यस ये सर। ये 6b है। ये और सर ये ये 8B। एनर्जी गैप जो है वो बढ़ता जाता है। अब सपोज आप लोगों के पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। अब फर्ज करें कि ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं, जब हम उनके ऊपर जो माइक्रोवेव लाइट है वो डालते हैं, तो ये जे इज इक्वल टू जीरो है आप लोगों के पास। ये जे इज इक्वल टू जीरो है आप लोगों के पास। ये आपके पास जे इज इक्वल टू वन है। ये आपके पास जे इज इक्वल टू टू है। ये आपके पास जे इज इक्वल टू थ्री है। ये आपके पास जे इज इक्वल टू फोर है। तो अब क्या होता है, सपोज आपके पास जो एक मॉलिक्यूल है वो एक स्टेशनरी स्टेट में, जे इज इक्वल टू जीरो से क्या मुराद है, मॉलिक्यूल रोटेट कर ही नहीं रहा। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल स्टेशनरी स्टेट में है, तो मॉलिक्यूल जब जे इज इक्वल टू जीरो से जे इज इक्वल टू वन में जाता है, सपोज आपके पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बता सकते हैं? सर 2B जो 2B से 8 मल्टीप्लाई करेंगे। 2b एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो 3.8 एब्जॉर्ब करता है 2b। यस सर। बाद में क्लास होगी। तो 2b एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो वो एनर्जी कितनी होगी? तो 3.8 पर सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बी की वैल्यू 1.9 है, तो 1.9 यस। 3.8%। तो यहाँ 3.8 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ये जो एनर्जी की वैल्यू है वो यहाँ पे इस साइड पे सेंटीमीटर क्यूब जो है उनमें इजाफा हो रहा है। यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में इजाफा हो रहा है, एनर्जी में इस साइड पे इजाफा हो रहा है। तो सबसे कम एनर्जी 3.8 है, तो आपके पास यहाँ पे आएगी 3.8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो लाइन है एनर्जी वाली, इसके ऊपर लाइन जो है वो राइट साइड पे आएगी या लेफ्ट साइड पे आएगी, ये डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप कितना है। अब मॉलिक्यूल सपोज जे इक्वल टू जीरो से जंप करके जे इक्वल टू टू में चला गया। अब मॉलिक्यूल जे इक्वल, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, अब कहीं पे भी अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सैंपल किसी सिलेंडर में मौजूद है, सुनिएगा मेरी बात गौर से, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो जे इक्वल टू जीरो में मौजूद होंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो जे इक्वल टू वन में मौजूद होंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो जे इक्वल टू टू में मौजूद होंगे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो जे इक्वल टू थ्री में मौजूद होंगे। तो एक गैस के सैंपल के अंदर हर तरह के मॉलिक्यूल हैं। हम उनकी एनर्जी भी मालूम कर, हम कर तादाद भी मालूम कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो स्टेशनरी हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो जे इक्वल टू वन में आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं जो जे इक्वल टू में थोड़ा तेज से रोटेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो और तेज से रोटेट कर रहे हैं। हम तादाद भी मालूम कर सकते हैं। तो आप जे इक्वल टू जीरो से जे, आपने जब माइक्रोवेव डालते हैं तो मॉलिक्यूल अपना रोटेशनल लेवल छोड़ के ऊपर वाले रोटेशनल लेवल में चले जाते हैं। अब सपोज एक मॉलिक्यूल जे इक्वल टू वन में है, जब रोटेशनल उसके ऊपर माइक्रोवेव लाइट डालेंगे वो जंप करके जे इक्वल टू में चला जाएगा। कितनी एनर्जी चाहिए इस काम के लिए? 4B 4b। 4b कितनी बनेगी? 7.6 7.6। ये वो एनर्जी चाहिए 7.6, वो ये 7.6 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी इस काम के लिए एनर्जी चाहिए 2b, इस जंप के लिए, इसके लिए चाहिए 4b। अब चूंकि एक और बात मैं कहता हूं, हर तरह के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो 2b पे भी एक लाइन आएगी, 4b पे भी लाइन आएगी, क्योंकि सैंपल के अंदर ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जे इक्वल टू जीरो में है, ऐसे भी हैं जो जे इक्वल टू वन में है, ऐसे भी हैं जो जे इक्वल टू 2 में है।
अब अगर मालिक्यूल, कुछ मालिक्यूल ऐसे हैं जो जे इक्वल 2 में थे, जब आप माइक्रोवेव रेडिएशन डालेंगे तो याद रखिए माइक्रोवेव रेडिएशन की एनर्जी एक जितनी नहीं होती, किसी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है, किसी के कम है, एक रेंज ऑफ एनर्जीज है माइक्रोवेव। तो वो जो मालिक्यूल है जिसको 0 से 1 में जाना है वो थोड़ी कम एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसको 1 में 2 में जाना है वो ज्यादा कर लेगा, 2 से 3 वाला और ज्यादा कर लेगा। कितनी एनर्जी करेगा मालिक्यूल 2 से 3 में जाने के लिए? सर 6B। 6b। 6b कितनी होगी ये? 11.4. 11.4। तो ये 11.4 सेंटीमीटर इनवर्स मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। ये 11.4 सेंटीमीटर इनवर्स है। ये आपके पास जो है वो लाइन आ गई। और एनर्जी कितनी चाहिए? 6b। यहाँ 6b एनर्जी चाहिए। 6b एनर्जी जो है वो आप लोगों को चाहिए। आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो ये बात है। अच्छा, ये जो है आप फिर आप लोग ये देख रहे हैं कि लाइन जो है वो इस लाइन के ऊपर जितनी राइट साइड पे होगा इसका मतलब है एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा चाहिए होगी। कोई लाइन राइट साइड पे तो इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको। अब एक मॉलिक्यूल यहाँ से जंप करके जो है, यहाँ से जंप के ऊपर जंप करके ऊपर जाता है, कितनी एनर्जी चाहिए? 8b। तो वो लाइन यहाँ पे आएगी। 8b के केस में जो लाइन है वो यहाँ पे आएगी, ये 8b है। और ये कितनी होगी सेंटीमीटर इनवर्स में? Sir, 15.2%. 15.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी जो मैंने ये, चूंकि ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब जो दोबारा मैंने ये शुरू किया है, ये दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया है, इस पढ़ाने का एक मकसद है। ये जो दोबारा आप लोगों को जो इस लाइन की पोजीशन है वो तो हमें बताती है कि कितनी एनर्जी चाहिए। अगर कोई लाइन लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो कम एनर्जी, राइट साइड पे जो लाइन मूव करती जाएगी इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी चाहिए। सर आपका माइक म्यूटेड है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि कितनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए। लेकिन ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये पहले पढ़ा चुका हूँ। असल में इस जो लाइन की पोजीशन है वो हमें बताती है कि कितनी एनर्जी चाहिए। राइट साइड पे जो जो मूव करता जाएंगे इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी वाली ट्रांजिशन है। इस लाइन की जो हाइट है इसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है कि इस लाइन की जो हाइट है वो किस बात पे डिपेंड करती है। तो बच्चों यहां से असल में हमारा आर्टिकल शुरू हो रहा है। किसी लाइन की कितनी हाइट होगी ये डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर इस लाइन की हाइट कम है ना तो ये डिपेंड करता है, अगर एक लाइन की हाइट जो है वो कम है तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की वो कम है, पॉपुलेशन कम है। इसका मतलब ये है, यानी 0 से 1 वाली हाइट कम है, इसका मतलब इसकी पॉपुलेशन कम है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो 0 से 1 में जाएंगे उनकी तादाद कम है, जो मॉलिक्यूल 1 से 2 में जाएंगे उनकी तादाद ज्यादा है। ये हाइट बढ़ती जा रही है।
तो ये हाइट बताती है पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मेकिंग ट्रांजिशन। मेरी बात की समझ आई है? लेकिन ये पॉपुलेशन हम कैसे मालूम करेंगे? हमें क्या पता कि कितने मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं, जीरो लेवल में। अगर हमें ये पता चल जाए कितने मॉलिक्यूल जीरो लेवल में है, तो हम फिर लाइन की हाइट इस तरह एडजस्ट करेंगे। जितने मॉलिक्यूल जीरो लेवल में हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल लेवल 1 में जाएंगे। यानी जो स्टेशनरी मॉलिक्यूल हैं, माइक्रोवेव डालने से वो सारे के सारे मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देंगे। लाइन की हाइट उस बात पर डिपेंड करती है। अब ये लाइन की हाइट ज्यादा है, इसका मतलब है ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो 1 में है, जो 2 में जाते हैं। इस लाइन की हाइट और ज्यादा है, इसका मतलब है 2 से 3 में जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद और ज्यादा है, लाइन की हाइट और ज्यादा है। तो इसका मतलब है 3 से 4 में जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद और ज्यादा है। तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं, क्या वाकई ऐसे होता है कि एक सैंपल है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, क्या उसमें वाकई ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ये जो 3 से 4 में जाएंगे, और कम मॉलिक्यूल है जो 0 से 1 में जाएंगे? आप लोगों का ज़हन क्या कहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस Yes. किसी सिलेंडर में मौजूद है, क्या वाकई उसमें ऐसे है कि बहुत कम मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं और ज्यादातर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? Yes, sir. यस सर ऐसे ही Yes, sir. ऐसे ही है। गैस है तो उस वजह से। यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि इस लाइन की हाइट को देख के आप लोग ये कह रहे हैं कि वाकई ऐसे ही है कि जो मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं वो बहुत कम है जो 1 में जाते हैं, Yes, sir. और जो 1 से 2 में जाने वाले हैं उन मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है। ये लाइन की हाइट जो ज्यादा हो गई है। 2 से 3 में जाने वाले मॉलिक्यूल और ज्यादा है, 3 से 4 में जाने वाले मॉलिक्यूल और ज्यादा है। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लाइन की हाइट हमें ये बता रही है, लेकिन हकीकत में स्टोरी क्या है, हम वो स्टोरी देखते हैं कि मसला क्या है। ये जो लाइन की हाइट होती है ना, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। लाइन की हाइट को बोलते हैं इंटेंसिटी, याद रखिए। लाइन की हाइट को बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ रोटेशनल लेवल। अच्छा, जो इंटेंसिटी है ना स्पेक्ट्रल लाइन की, जो लाइन की हाइट है, वो दो बातों पे डिपेंड करती है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल की तादाद कितनी है और मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन करने के चांसेस क्या हैं, दो बातें। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से मुराद है कि मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन करने के चांसेस कितने हैं, और टोटल पॉपुलेशन से मुराद है कि किसी भी लेवल में कितने मॉलिक्यूल हैं। पॉपुलेशन से मुराद ये है हमारे पास। हम देखते हैं जरा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है, तो द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन वन स्टेट चेंजिंग टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। For considering intensities of spectral line, we must know about the relative probability of transition between the various energy levels. Transition are of two types, forbidden transition and allowed transition. आपको मैंने बताया था कि forbidden transition कौन सी है, +-2, +-3, यानी 0 से, ये जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने 0 से 1 बनाया है, 1 से 2 बनाया है, 2 से 3 बनाया है, 3 से 4 बनाया है। मैंने जो डायरेक्ट है, मैंने यहां से डायरेक्ट 0 से 2 नहीं बनाया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट 0 से 3 नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट 0 से 4 नहीं बनाया। ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, दीज आर फॉरबिडन। ये प्रोबेबिलिटीज जो आप लोगों के पास हैं, ये फॉरबिडन है, इनको फॉरबिडन कहते हैं। जो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक लेवल जो है वो ऊपर जा सकता है, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। बाकी जो प्रोबेबिलिटी है, बाकी सारा कुछ जो है वो फॉरबिडन है। तो यहाँ आप लोगों के पास जैसे कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है और ये अलाउड ट्रांजिशन है। तो ये अलाउड ट्रांजिशन डेल्टा J +-1 है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसके बाद देयरफॉर डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन रिलेटिव टू पॉपुलेशन। तो इसका मतलब है, अच्छा एक बात बताएं, ये जो अलाउड ट्रांजिशन है, क्या इनकी वजह से फिर लाइन की इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? लाइन की हाइट पे कोई फर्क पड़ेगा? यस सर। बच्चों, लाइन की हाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा इनकी वजह से। अलाउड ट्रांजिशन, जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, उसकी वजह से तो कोई लाइन ही नहीं आएगी स्पेक्ट्रम पे। ये जो स्पेक्ट्रम आया है आप लोगों के पास, इसके ऊपर जितनी भी लाइंस आई है ना, ये +1 की वजह से, 0 से 1, 1 से 2,
2 से 3, 3 से 4, जो स्पेक्ट्रा आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट से हासिल करते हैं उसमें सिर्फ ये लाइन होती है, उसमें फॉरबिडन लाइन होती नहीं है। तो इसका मतलब है फॉरबिडन ट्रांजिशन जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है स्पेक्ट्रम के साथ। अब जो अलाउड ट्रांजिशन है +1 वाली वो सारी ये आई हैं। इनमें भी फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनमें भी ये जो आप लोगों के पास ये बनी है, इनकी हाइट जो है, इनकी हाइट हमें बताएगी कि कितने मॉलिक्यूल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो पहला फैक्टर है ना, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का पहला फैक्टर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, वो लाइन की हाइट को इफेक्ट नहीं करती है। उसमें सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि डेल्टा जे +-1 जो है वो आपके पास अलाउड है, बाकी फॉरबिडन है। आप बता सकते हैं डेल्टा जे -1 का क्या मतलब है? सर मतलब कि जो सर वो एनर्जी Upper कम से lower, higher जी, level to by lower. हायर एनर्जी लेवल टू लोअर energy. एनर्जी लेवल, जिसमें एनर्जी एमिट Yes, होती sir. है। और डेल्टा जे +1 का मतलब ऊपर जा रहे हैं मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है जो लाइन की हाइट है वो सिर्फ पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है कि किसी लेवल में कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो एक फार्मूला है आप लोगों के लिए, खुशखबरी है, एक ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल किसी सैंपल में ऐसे हैं जो स्टेशनरी हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो J=1 में हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो J=2 में हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो J=3 में। ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। हम लोग मालूम कर सकते हैं एक फार्मूले की मदद से कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो किसी रोटेशनल लेवल के अंदर मौजूद है। अब इसमें जो पॉपुलेशन है, इसमें आगे दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है बोल्ट्जमैन फैक्टर। पहले हम सिर्फ बोल्ट्जमैन फैक्टर देखेंगे, पहले हम बोल्ट्जमैन फैक्टर देखेंगे जो हमें ये बताता है कि किसी भी लेवल में कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, और उसी का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ये फार्मूला है जी आप लोगों के सामने, ये फार्मूला है आप लोगों के सामने कि किसी लेवल में कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। जरा इस फार्मूले को गौर से समझिएगा। Nj से मुराद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट एंड J लेवल। J मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6। और N0 से मुराद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर स्टेशनरी। Ej है आप लोगों के पास एनर्जी, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है। आपको पता है ना टेम्परेचर, वाकई टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों होगा बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि सर सर टेम्परेचर बढ़ाने एनर्जी से, बढ़ती है सर। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी, जो हायर एनर्जी वाले उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, Yes, अब यहाँ लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि हम पहले लेवल में, दूसरे लेवल में, तीसरे लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद मालूम कर सकते हैं। ये अच्छी खबर है कि कितने मॉलिक्यूल हैं जो J=1 में आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो J=2 में थोड़ा तेज रोटेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं J=3 में थोड़ा और तेज रोटेट कर सकते हैं। ये खुशखबरी है। लेकिन बुरी खबर ये है कि कितने मॉलिक्यूल स्टेशनरी हैं उनकी तादाद मालूम नहीं की जा सकती। ये N0 जो है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन जीरो एनर्जी लेवल है, ये वो है अभी तक, यानी अभी तक जो फार्मूला है वो ये बता रहे हैं। तो Nj है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन J लेवल, N0 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन जीरो लेवल, Ej है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T जो है आपके पास टेम्परेचर है। सपोज हम देखना चाहते हैं किसी भी, सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या HCl के लिए, हम देखना चाहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आप लोगों के पास J=1 में मौजूद है, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं, हम ये देखना चाहते हैं। तो ये आप लोगों के पास एनर्जी का फार्मूला ये है, H² और 8π² J+1। अब आपको जो एनर्जी है आपको पता है, उसको वेव नंबर में कन्वर्ट करना हो तो किस पे डिवाइड करेंगे? Hc पे डिवाइड करते हैं। Hc पे डिवाइड किया तो आपके पास ये आ गया, ये वेव नंबर है। लेकिन अगर आपने वेव नंबर में एनर्जी दी गई हो, उसको जूल में कन्वर्ट करना हो, तो आप Hc से मल्टीप्लाई करते हैं, Hc से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये Ej है एनर्जी इन जूल। जब इसको Hc पे डिवाइड करते हैं तो ये सारा फैक्टर जो आपके पास बन जाता है, ये बनता है एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो ऊपर आपने बोल्ट्जमैन का फार्मूला देखा है उसमें Ej तो था ना,
वो एनर्जी इन जूल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो आपके पास फार्मूले में EJ है ये एनर्जी इन जूल है, लेकिन आप लोगों ने जो ऊपर फार्मूला पढ़ा है वो आप लोगों ने एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स पढ़ा है। अब ये जो सेंटीमीटर इनवर्स वाला फार्मूला है BJ × J+1, ये आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स वाला फार्मूला है, ये फार्मूला सेंटीमीटर इनवर्स वाला है। अगर इसको आप जूल वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो HC से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके पास एनर्जी इन जूल आ गई। अब फिर इस फार्मूले में EJ की जगह वैल्यू पुट कर दी, EJ की जगह वैल्यू पुट कर दी इस फार्मूले में, ये आपके पास। अब जो NJ है, यानी किसी भी लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी वो डिपेंड करता है B कितना है, वो डिपेंड करता है H कितना है, H तो कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है J कितना है। मैं ना यहाँ थोड़ी डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, आप लोग मेरा साथ दें, जरा मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करें। अच्छा यहाँ देखेंगे, अच्छा अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ HCl का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, HCl का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए B की वैल्यू कितनी है? So 1.9. 1.9 सेंटीमीटर इनवर्स। HCl के लिए क्या वैल्यू है? 1.8 सर। 1.8. 1.8 सेंटीमीटर इनवर्स है। एक बात तो ये होगी, दूसरी बात का मुझे जवाब दें। कार्बन मोनोऑक्साइड के J=1 में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी या आप लोगों के पास HCl के J=1 में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी? कोई भी सैंपल है, सपोज आप लोगों ने 1 लीटर जो है HCl गैस ले ली है और 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले ली है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, रूम टेम्परेचर पे दोनों सिलेंडर पड़े हैं। तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रहा हूं, किसके J=1 में, यानी जो मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करते हैं उनको J=1 कहते हैं, किसके J=1 मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के या HCl? Carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि ये देखें जी, 1.9 NJ is directly proportional to B। B. Yes sir. जिसके लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी ना, उसके लिए पहले लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद भी ज्यादा होगी। J को कांस्टेंट कर दिया है ना, J को कांस्टेंट कर दिया है, J=1 रखा है दोनों में। लेकिन बच्चों मेरी बात याद रखें, जो माइनस की साइन होती है ना, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को इनवर्स रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देती है, ये माइनस की साइन। तो NJ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो NJ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। B के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि माइनस की साइन आ गई है। जिसके लिए B की वैल्यू कम होगी उसके J=1 में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी। तो HCl के J=1 में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होती है। बात की समझ आई या नहीं आई? यस सर। Yes sir. आ गई है. हाँ, तो ये अच्छे से समझे। और दूसरा देखें, अब ये बात होगी, अब मैं J के साथ रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ, J के साथ कि NJ का J के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब मैं B कांस्टेंट कर देता हूँ, यानी मैं एक ही मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की, और फिर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड में J=1 में मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, J=2 में मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, या J=3 में मॉलिक्यूल ज्यादा है। ये की वैल्यू बढ़ने से मॉलिक्यूल की तादाद पे क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों का दिल क्या कहता है? मॉलिक्यूल सर कम बढ़ेगी। हो. तो ये यहाँ देखें जरा, अब मैंने B कांस्टेंट कर दिया, देखिए ना बाकी सारी चीजें वैसे ही कांस्टेंट हैं। मैंने आपको कहा था कि दोनों जो है HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही टेम्परेचर पे पड़े हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो वहां भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, J जो है पहला लेवल था, ये चीजें कांस्टेंट थी। H प्लैंक्स कांस्टेंट था, C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट था। ये चीजें तो वैसे ही कांस्टेंट। B के साथ रिलेशनशिप देखा, जिसके लिए B की वैल्यू कम होगी उसके लिए जो मॉलिक्यूल है पहले लेवल में वो ज्यादा होंगे। अब मैं दूसरी बात ये करूं, अगर B भी कांस्टेंट कर दें, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है,
जे के साथ क्या रिलेशनशिप, एन जे लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये माइनस की साइन इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को इनवर्स में चेंज कर Inverse देती में इन्वर्स कर देती है। है। एन जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ जे। किसी भी लेवल में जे की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल की तादाद कम होती जाएगी। मेरी बात की समझ आई है? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. देखिए, अगर मॉलिक्यूल की तादाद कम होती जाएगी, इसका मतलब है जे इक्वल टू 0 में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल, इस लाइन की लंबाई सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। आप लोग कह रहे हैं कि जे की वैल्यू बढ़ने से मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो कम होती जा रही है, तो ज़ाहिर है मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी तो कम मॉलिक्यूल जंप करेंगे, तो लाइन की हाइट भी कम होनी चाहिए। अभी तक जो हमारा नॉलेज है, इस नॉलेज के मुताबिक मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इस नॉलेज के मुताबिक इस लाइन की, पहली लाइन की हाइट ज्यादा होनी चाहिए थी, उसके बाद लाइन की हाइट कम होती जाएगी। अभी तक का नॉलेज हमें ये कह रहे हैं। मेरी बात की समझ आई या नहीं आई? यस सर। ये Yes, देखे sir. ना, ये फार्मूला क्लियरली बता रहा था। ये फार्मूला आपकी स्क्रीन पे फार्मूला है यस सर। बच्चों, ये फार्मूला क्लियरली बता रहा है कि एन जे और जे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। माइनस की साइन आ गई है ना, ये ना होती तो डायरेक्ट रिलेशनशिप था। इसका मतलब है जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, तो मॉलिक्यूल की तादाद कम होती जाएगी। दो चीजों का रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ लिया। समझ आई आप लोगों को? यस सर। उसके बाद हम Yes, sir. टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं। सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका 1 लीटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है, और इसी कार्बन मोनोऑक्साइड का एक दूसरा 1 लीटर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है। एक 25 पे पड़ा है और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है। अब जब हम गैस एक ही ले रहे हैं तो इसका मतलब है बी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट करते हैं। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, हम देखना चाहते हैं कि इसके जे इक्वल टू 1 में कितने मॉलिक्यूल हैं जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है, और फिर देखना चाहते हैं कि जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ा है उसके जे इक्वल टू 1 में कितने मॉलिक्यूल हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग क्या कहते हैं? 50 डिग्री वाले में ज्यादा जो होंगे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन मोनोऑक्साइड का सैंपल पड़ा है, जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन मोनोऑक्साइड का सैंपल पड़ा है, उसके जे इक्वल टू 1 में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी। जब आप लोग दो चीजों का रिलेशनशिप देख रहे हैं तो बाकी कांस्टेंट रखना होता है। तो टी के साथ लग रहा है इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन ये माइनस की साइन इनवर्स को डायरेक्ट में चेंज कर देती है। तो ये इसका मतलब है एन जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, किसी भी जे लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद जो है वो ज्यादा होती जाएगी। बात की समझ आ गई? यस सर। अभी तक का हमारा नॉलेज ये कह रहा है, जो ये स्पेक्ट्रम है इसके बारे में हमारा नॉलेज ये कह रहा है कि ये पहली लाइन की हाइट ज्यादा होनी चाहिए थी, दूसरी की कम, तीसरी की और कम, चौथी की और कम, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल जो हैं उनकी तादाद जे इक्वल टू 0 में ज्यादा है, जे इक्वल टू 1 में कम। जितनी तादाद कम होती जाएगी तो कम मॉलिक्यूल जंप करके जाएंगे और इंटेंसिटी भी कम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।